नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर बीजेपी नेता का कार में शव मिला है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तेलंगाना में पूर्व बीजेपी का नेता का शव मिला है और कार में जिंदा जलाकर मारने का शक भी जताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि तेलंगाना से है। पुलिस ने कारोबार से जुड़े मामले पर शक भी जताया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर तेलंगाना में बीजेपी नेता का शव मिला है। और आपको बता दें, तेलंगाना में पूर्व बीजेपी नेता थे जिनका कार में शव मिला है और कार में जिंदा जलाकर मारने का भी शक जताया जा रहा है। और पुलिस ने कारोबार से जुड़े मामले पर शक जताया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि तेलंगाना से है, जहां पर तेलंगाना में एक कार में बीजेपी के नेता का शव मिला है और इस शव पर कार में जिंदा जलाकर मारने का शक जताया जा रहा है। और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और पुलिस वालों ने कारोबारी से जुड़े मामले पर भी शक जताया, जिसके बाद वहां पर इलाके में बीजेपी के नेता का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं आपको बता दें, कार में जिंदा जलाकर मारने का भी शक जताया जा रहा है। और वहीं तेलंगाना के पूर्व बीजेपी नेता का कार में शव मिलने से हड़कंप मच गया और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस ने कारोबार से जुड़े मामले पर शक जताया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना में बीजेपी नेता का शव मिला है और वहीं आपको बता दें, एक कार में खड़ी कार में शव मिला है। और आपको बता दें, कार भी पूरी तरह से जली हुई बताई जा रही है, जिसमें पूर्व नेता का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें, पुलिस ने जलाकर मारकर हत्या करने का भी शक जताया और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और आपको बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार में जिंदा जलाकर मारकर हत्या करने का शक भी जताया जा रहा है। और पुलिस ने कारोबार से जुड़े मामले पर भी शक जताया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर तेलंगाना में पूर्व बीजेपी नेता का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। और वहीं आपको बता दें, कार में जिंदा जलाकर मारने का शक जताया जा रहा है और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कारोबार से जुड़े मामले पर भी शक जताया है। यूपी के जौनपुर जिले में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया है। दोनों बदमाशों पर कैश वैन के चालक की हत्या का आरोप है और लूट की कोशिश के दौरान बदमाशों ने गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराने वाली टीम को सम्मानित भी किया गया है। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए बतौर इनाम में दिए। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों की गोली से एक आरक्षी भी घायल हुआ और पुलिस ने मौके से पिस्टल, तमंचा, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया। कैसवान गार्ड की हत्या का मामला बक्सा थाना इलाके के धनियामऊ बाजार का है। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया था कि एटीएम में करीब 3 जैसे ही वह वैन से नकदी लेकर एटीएम रूम में दाखिल हुए कि तभी एक बाइक पर 3 नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और गोली चलाने लगे। उन्होंने बताया कि नकदी वैन के साथ चल रहे गार्ड राम अवध चौब ने साहस दिखाते हुए बदमाश पर गोली चला दी। इसके बाद बदमाशों ने गार्ड को गोली मार दिया और फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल गार्ड को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के 2 थाना क्षेत्रों में हुए 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सेक्टर 78 में रहने वाले आयुष भाटी बीती रात को सेक्टर 63 के पास से गुजर रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी और उन्हें बताया कि अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें उपचार के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान आज सुबह आयुष की मौत हो गई। और वहीं झारखंड में धनबाद के अतिरिक्त जिला और सत्र जज की संदिग्ध हत्या की जांच कर रही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने मंगलवार को मामले के 2 आरोपियों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट पकड़ने का और आपको बता दें फोरेंसिक साइकोलॉजिक टेस्ट भी करवाया, जिसमें मनोविज्ञान परीक्षण कराया गया। और धनबाद अदालत के जिला और सत्र जज उत्तम आनंद 28 जुलाई की सुबह रणधीर वर्मा चौक पर काफी चौड़ी सड़क के एक तरफ चहलकदमी कर रहे थे, तभी एक भारी ऑटो रिक्शा उनकी ओर मुड़ा और उन्हें पीछे से टक्कर मारी और मौके से भाग गया। इस बाबत ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम आज फिर मौके वारदात पर पहुंची और स्थल की जांच की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब तक की जांच में साजिश के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सोमवार को प्रोग्रेस रिपोर्ट दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने असंतोष जताया था। और इससे पहले सोमवार को धनबाद की अदालत से सीबीआई टीम ने दोनों आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और अन्य मनोवैज्ञानिक जांच की अनुमति मांगी थी और दोनों आरोपियों की सहमति पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में ये परीक्षण कराने की सीबीआई को अनुमति दे दी थी। बिहार सरकार की ओर से एएनएम और आशा वर्कर्स को मेडिकल किट दी जा रही है। उस किट के माध्यम से वे गांव-गांव तक पहुंचेगी और लोग मरीजों की पहचान करेंगे। ऐसे में लोगों को जो भी बीमारी होगी उसके बारे में बताएंगे। और प्रत्यय अमृत ने कहा कि मुख्य रूप से ये जो किट दी जा रही है, इसका उद्देश्य है कि जब ये ग्रामीण इलाके में जाएं तो स्वास्थ्य जांच में सहूलियत हो। और हमारे यहाँ 80,000 से ज़्यादा आशा कार्यकर्ता और एमएन के 19,000 के आसपास इन सबको किट दी जा रही है। और कहा कि कोरोना के दौरान ये महसूस किया गया कि अगर इनके पास सारे उपकरण उपलब्ध होते हैं तो तुरंत जांच कर वे इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसलिए इन्हें स्मार्टफोन भी दिए जा रहे हैं ताकि तकनीक का उपयोग कर कम से कम समय में सूचना मुख्यालय तक पहुंच सके। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के निदेशक हरी मेनन ने कहा कि हमारे एमओयू का 3रा चरण है और ये दूसरा साल है चल रहा था और अगले 5 साल के लिए इसे रिन्यू किया गया है। इसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन पर ज़्यादा फोकस है। सरकार के मुख्य कार्यक्रम जो इनसे संबंधित है इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार। कहा कि हम वैसे पार्टनर को लाते हैं जो टेक्निकल और वो राज्य और जिले के लेवल पर सरकार के साथ काम करते हैं। हरी मेनन ने आगे कहा कि हेल्थ में हमारी पार्टनरशिप केयर इंडिया के साथ है। अगले 5 सालों में मुख्यमंत्री ने हमसे सपोर्ट मांगा है और कहा कि इस तरह काम किया जाए कि राज्य की खुद की क्षमता बढ़ जाए। इसके लिए हेल्थ सिस्टम में जो लोग हैं उन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जाए कि स्टेट की क्षमता बढ़ जाए और जो राज्य में क्षमता बढ़ाने वाले यूनिट है उनकी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। रेल मंत्रालय ने 49 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का फैसला लिया है और ये काम रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण यानी आरएलडी को सौंपा गया। इनमें से कुछ अमरावती, राजकोट, मथुरा, आगरा फोर्ट, बीकानेर, कुरुक्षेत्र और भोपाल सहित अन्य स्टेशन हैं। और आरएलडीए पहले से ही भारत सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत आने वाले 60 रेलवे स्टेशनों का विकास कार्य करा है, यानी अब कुल 109 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा। और वहीं आरएलडीए के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश डोडेजा ने कहा कि स्टेशन पुनर्विकास वस्तुतः आंतरिक रूप से शहरी विकास से जुड़ा हुआ है और इन स्टेशनों का पुनर्विकास यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा और उनका यात्रा अनुभव बेहतर होगा। इससे खुदरा रियल एस्टेट और पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के कई गुना अवसर बनेंगे। एक जिम्मेदार संगठन के रूप में नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए रेल भूमि विकास प्राधिकरण
निर्धारित समय अनुसार पुनर्निर्मित स्टेशनों को देश की जनता को सौंपने के लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं आरएलडीए डेवलपमेंट के लिए रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है और विकास योजना के तहत आरएलडीए के पास 4 प्रमुख मैंडेट है। कमर्शियल जगहों को पट्टे पर देना, कॉलोनी पुनर्विकास, स्टेशन पुनर्विकास और मल्टीपर्पज कैंपस बनाना। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे फेज की तैयारियों के लिए मंगलवार को चेन्नई पहुंच गए हैं और यहां से धोनी टीम के बाकी सदस्यों के साथ यूएई रवाना होंगे, जहां 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आईपीएल के ये दूसरे फेज के मैच खेले जाने हैं। सीएसके के एक अधिकारी के अनुसार टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ी 13 अगस्त को यूएई के लिए रवाना हो सकते हैं। सीएसके के फैंस ने धोनी के चेन्नई पहुंचने का सोशल मीडिया पर जश्न में मनाया और सीएसके के सीईओ केएस विश्वनाथन ने बताया कि टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ी जो भी जाने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे वो 13 अगस्त को यूएई के लिए रवाना हो सकते हैं। और साथ ही विश्वनाथन ने आगे कहा कि यूएई रवाना होने से पहले चेन्नई में टीम कैंप नहीं लगाया गया है। आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में धोनी की अगुवाई में सीएसके की टीम 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। और कोरोना मामलों के चलते लीग के स्थगित होने से पहले तक सीएसके की टीम 7 मैचों में 10 अंकों के साथ पॉइंट टेबल पर दूसरे पायदान पर मौजूद थी। और यहाँ आपको बता दें कि इस साल मई में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ में संक्रमण के मामले मिलने के बाद भारत में खेले जा रहे आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गंगा यमुना के अलावा कई नदियां खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना आज खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है। इसके साथ ही टोंस और ससुरी गदेरी जैसी नदियां भी अपना दायरा तोड़कर सड़कों, रास्तों और गांव खेतों में तबाही मचा रही है। वाराणसी में भी बाढ़ के कारण हालात खराब है। मारुति नगर, जानकी नगर, सामने घाट, अस्सी घाट समेत वरुणा पार के दर्जनों मोहल्ले में गंगा का पानी घुस चुका है और इसके अलावा कानपुर और बांदा जैसे कई जिलों में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट ने लोगों की टेंशन और बढ़ा दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है और चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, बलरामपुर और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश होने के आसार जताए गए। और वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद चंबल, बेतवा अन्य स्थानीय नदियों में जल स्तर बढ़ने की वजह बताई है। और उन्होंने आगे बताया कि राज्य के 22 जिलों में 466 गांव जल स्तर बढ़ने के कारण प्रभावित है, जिसमें बाढ़ राहत का कार्य चल रहा है। यूपी सरकार ने बचाव कार्य में 1133 नाव लगाए, जबकि प्रदेश में 976 बाढ़ चौके स्थापित कर दी गई। बाढ़ क्षेत्रों में 409 मेडिकल टीम गठित की गई, जो बाढ़ में फंसे लोगों का इलाज की सुविधा करने में जुटी है। और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा के लिए लगाया गया है। और वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 536 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया। और वहीं एनडीआरएफ टीमों को प्रदेश के 9 जिलों में लगाया गया है। और इसके अलावा चंबल नदी और यमुना नदी में आए बाढ़ के कारण जालौन की माधोगढ़ तहसील और कालपी के 5 ग्रामों का संपर्क भी टूट गया। इन गांवों में फंसे परिवारों को वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से राहत सामग्री वितरित की गई। लोकसभा में शांति और राज्यसभा में जो क्रांति मंगलवार को देखी वो आज पलट सकती है। राज्यसभा में आज ओबीसी आरक्षण बिल पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में आज क्या होगा इसकी बानेगी कल और लोकसभा में मिल गई थी और विपक्ष ने इस बिल पर सरकार का तो समर्थन किया, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखा कि विरोध का सुर भी ऊंचा रहे। दरअसल कई राज्यों में चुनाव भी हैं, खासकर यूपी,
उसमें ही ओबीसी आरक्षण बिल का बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये डर भी विपक्ष के मन में है। लोकसभा में जो मन में था वो जुबान पर भी आया, लेकिन यही दल संसद के अंदर और बाहर राज्यों में 50% आरक्षण कैप को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस टकरार के पीछे सत्ता का इकरार है। हर राज्य चुनावी समय में ओबीसी वोटरों को लुभाने और अपना वोट बैंक बनाने में जुटा है। पहले बात यूपी की कर लेते हैं, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। यूपी की कुल आबादी में 45% ओबीसी है। इसमें सबसे ज़्यादा करीब 10% यादव हैं और ओबीसी में यादव के बाद सबसे ज़्यादा 5% कुर्मी है और करीब 4% लोधी। सभी दलों की नज़र इन्हीं लोगों पर है, क्योंकि 2017 के चुनाव में इस ओबीसी वोट बैंक ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अलग अलग जातियां खुद को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग कर रही है। और वहीं 1993 से केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही ओबीसी की अलग अलग लिस्ट बनाते थे। 2018 के संविधान संशोधन के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई। इस बिल के पास होने के बाद दोबारा से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। चाहे सरकार हो या विपक्ष या फिर क्षेत्रीय पार्टियां, हर किसी की कोशिश खुद को ओबीसी वर्ग का बड़ा हितैषी साबित करने का है, क्योंकि इसके साथ ही बिना सत्ता की आस बहुत कमजोर हो जाती है।